उसके बारे में सर ने मुझे हायर किया है कि सर ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आके पढ़ाइए, तो हम कहे चलिए ठीक है पढ़ा देंगे। क्योंकि देखिए जो भी वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी लगभग एक सप्ताह के अंदर गत या फिर 10 दिन के अंतर्गत हो सकता है आ गई। लेकिन जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है उस समय से तैयारी नहीं हो की जाती, तैयारी बहुत पहले से की जाती है, ताकि कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए हमारी तैयारी पहले से ही रहे, अच्छी रहे, ताकि हम उस एग्ज़ाम को क्या करें क्रैक कर सकें, क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए आज जो हमारा फर्स्ट जो आपका ये टॉपिक होगा यही होगा वीडियो का, कि जहाँ पे आपके UPSSC NM का सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कम से कम आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट पढ़ना क्या है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। वो हमें एक स्ट्रेटजी के रूप में बहुत ही हेल्पफुल होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इससे एक स्ट्रेटजी बन जाती है कि इस टॉपिक से हमारे इतने क्वेश्चन आते हैं और हमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत से यहाँ पे यूट्यूबर्स या फिर जो भी हैं वो क्या करते हैं कि कहीं से भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ाने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाएगा और एक एक टॉपिक को हम डिस्कस भी पहले फर्स्ट आप सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद उस एक टॉपिक को हम क्या करेंगे आपको बेसिक से डिटेल से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको पहला जो टॉपिक दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SC PSC CSC, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए जितने भी आपके सब सेंटर हैं, जितने भी आपके PSC प्राथमिक हेल्थ सेंटर हैं और जितने भी आपके CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको स्टडी करना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे PSC क्या होता है, PSC क्या होता है और सब सेंटर क्या होता है, वहाँ पे उनका वर्क क्या होता है, वहाँ पे कितने स्टाफ होते हैं, उनको कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, ये सब हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका थर्ड टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ हेल्थ। तो आप देखिए हेल्थ क्या होता है ना, हेल्थ कंडीशन को हमको वहाँ पे देखना होता है, हेल्थ के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारा कुछ हम आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर आपको क्या है नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एनम हेल्थ वर्कर। तो देखिए अब आप खुद एनम है या फिर हेल्थ वर्कर हैं, तो आपका क्या रोल होगा वो भी आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और काउंसलर देखिए क्या होता है कि काउंसलर आपको देखिए जब आप एज ए एनएम के पद पे नियुक्ति हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक काउंसलर मिलेगा। वो मतलब कि जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में वो आपको बताता है ना, उसका भी रोल यहाँ पे वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको क्या है ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे इंडिया में जो जितनी भी कम्युनिटीज हैं वहाँ पे ओवरऑल हम देखेंगे ना हेल्थ पे क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है और वे किस वजह से उनको हेल्थ मतलब कि हेल्थ का जो है प्रॉब्लम कैसे उनको सॉल्व किया जाएगी, ताकि उनका ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीनेशन टीकाकरण वगैरह कैसे हो सके। ये सब टॉपिक हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए फूड डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। और अब जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या महत्व है हमारे बॉडी में, ऐसे वो कैसे रोल प्ले करते हैं, इन सब बारे में आपको डिटेल पे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोड ऑफ इथिक्स फॉर एनम। ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इथिक्स। इथिक्स मीन्स एक प्रकार से कह लीजिए
वो एज ए पर्सनल लेवल पे होता है कि अगर आप एएनएम हैं तो आपकी क्या नैतिकताएं होती हैं, क्या आपका जिम्मेदारियां होती हैं, क्या आपकी जो कर्तव्य होते हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। तो देखिए बैलेंस डाइट मीन संतुलित आहार जितने भी एज के, चाहे वो आपके बच्चे हो चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, उनका सबका एक अलग अलग बैलेंस डाइट होता है। वो बैलेंस डाइट भी यहाँ पे हम डिटेल में हमें पढ़ना है और डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद आपको क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस। तो जो भी न्यूट्रिशंस है वो हेल्थ के लिए, अगर कोई आदमी बीमार है, कोई भी चाइल्ड है उसको डिजीज है, तो उसके लिए कौन कौन सा वहाँ पे फूड है या फिर कौन कौन से न्यूट्रिटिव फूड है उनको देना चाहिए कि ताकि उनके जो हेल्थ है, उनकी सिकनेस है, उसमें सुधार आ सके। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट। तो देखिए ये बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में लोग जागरूक नहीं हैं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ही नेसेसरी टॉपिक होता है कि आगे के लाइफ के लिए। वैसे ही यहाँ पे देखिए बहुत से जैसे होता नहीं कि पहले क्या था कि जैसे महिलाओं में पीरियड्स वगैरह को लेके मतलब कि होता था कि कुछ मतलब कि लोग संकोच करते हैं, तो जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह का जो यूज़, तो ये गवर्नमेंट भी यहाँ पे कई प्रोग्राम, जैसे भी एजेंसी वगैरह आप देख रहे थे, उसके कई प्रोग्राम्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी सेक्स एजुकेशन के बारे में जो एडोलेसेंट्स हैं उनको बताया जाता है। तो चलिए जब हम इसको टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। यहाँ से भी 1-2 नंबर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर अगला टॉपिक आपका जो है देखिए होगा आपका क्या, नॉर्मल प्रेगनेंसी साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं, ये चैप्टर भी आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ये देखिए आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुएशन। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं में, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन क्या क्या होती है, तो उसके बारे में भी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म, तो उसके बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या होता है, उसकी हाइजीन क्या होती है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका केयर ऑफ न्यू बॉर्न। देखिए जब डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी के आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी होता है उसको बोला जाता है न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी को आपको कैसी उसको देखभाल करना है, उसकी केयरिंग कैसी करनी है, ये टॉपिक भी आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका क्या है, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। तो देखिए नॉर्मल लेबर मीन्स जब प्रसव होता है तो वहाँ पे जो नॉर्मली जो लेबर होता है, तो उस के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है या कौन कौन सी सावधानी रखनी है, उसको भी हम पूरा आपका टॉपिक है डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर आपका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो देखिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो इन्फेंट्स है, मतलब कि नवजात शिशु है या चाइल्ड है या बच्चा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो ना, या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कौन से कारक हैं जो उनके ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं, उनको भी हमें क्या है डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका क्या है, माइनर इंजरीज एंड एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर माइनर इंजरी है ना, तो फिर उसके बारे में भी यहाँ पे हम उसको कैसे क्या करते हैं कि केयर कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट या फिर जो भी है एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में थोड़ा बहुत वहाँ पे भी आपको ये चीज़ पढ़ना है। फिर आपको है यहाँ पे फर्स्ट एड, क्योंकि फर्स्ट एड में ही आपका जो इंजरीज वगैरह आ जाता है, वो तो हालांकि फर्स्ट एड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे भी जितने भी आपके कुछ जैसे स्ट्रोक लग गया, स्नेक बाइट हो गया, या फिर कोई जल गया ना, या फिर तो उस कंडीशन में, या कोई जैसे बहुत ही बाढ़ में डूब गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या फर्स्ट एड मतलब कि क्या आप उसके बचाव के लिए, उसके हेल्थ के लिए जो भी
चीज़ आप फॉलो अप करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट जो चैप्टर है एबार्सन। एबार्सन देखिए, एबार्सन आपको पढ़ना है, कितने टाइप के एबार्सन होते हैं, एबार्सन कब कराया जाता है, एबार्सन के कारण क्या होते हैं। तो जो हर कंडीशन में एबार्सन से कराना, ये भी आप जानते होंगे कि ये कानूनन जुर्म है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, गार्जियन या पेरेंट्स एबार्सन करवा सकते हैं, वो भी वो कौन सी ऐसी कंडीशन है वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या है, वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आपका यहाँ पे देखिए, जो एक ह्यूमन की बॉडी होती है, उस बॉडी की कुछ वाइटल्स होती हैं। तो जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, या फिर ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, या फिर रिस्पायरेशन रेट, हार्ट रेट, ये सब कितना होना चाहिए, ये सब क्या कहलाता है, वाइटल साइन। को इसके बारे में भी कुछ न कुछ हम पढ़ेंगे। तो गाइस इस टॉपिक का आप सभी लोग नोट्स में लिख लीजिएगा और स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी ये आपका टॉपिक है, इसी टॉपिक के क्रम में एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और आपका जो ये आने वाली वैकेंसी है, देखिए हो सकता है कि आपका कुछ ही दिनों में, सप्ताह के अंदर आपकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। उसके पहले से ही हम, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके पहले से ही हम आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए आपका जो चैप्टर है, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वोमेन। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। जो पिछला भी पेपर था आपका हुआ था, वहाँ से यहाँ से विटामिन से और मिनरल से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए हमको डिटेल में हम विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन आपके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे वाटर सल्यूबल्स, फैट सल्यूबल्स, अलग अलग सारा हम विटामिन पढ़ेंगे। तो उनकी पर्टिकुलर विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, और उनका रासायनिक नाम क्या होता है, उनका सोर्स क्या होता है। और यहाँ पे देखिए आपको एक टॉपिक अलग से यहाँ पे दिया गया है कि न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वोमेन। देखिए एनीमिया आप सब जानते होंगे कि ये हीमोग्लोबिन की मात्रा, या कह लीजिए ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाती है। तो वहाँ पे आप ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल मतलब फूड या आपको डाइट कौन सा दिया जाए ताकि आपका हीमोग्लोबिन से या ब्लड आपका मेंटेन हो जाए। तो चलिए जब आपको ये पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी के समय में जो मदर होती है या फिर जो फीटस डेवलप हो रहा होता है, तो वहाँ पे या तो कुछ एबनॉर्मलिटीज फीटस को भी हो सकती है, या फिर मदर को भी कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। अगर वीकनेस है या फिर एक आपका एबनॉर्मलिटीज एनीमिया भी हो सकता है मदर को। तो कई ऐसे वहाँ पे जो क्या क्या दिक्कत आ सकती है प्रेगनेंसी के दौरान मदर को या फिर फीटस को, वो भी हम क्या करेंगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर आपका यहाँ पे देखिए हाइजीन ऑफ दी बॉडी। देखिए हाइजीन जो होता है ये सब का हर मतलब कि हाइजीन बोला जाता है कि आमतौर की इनकी हाइजीन अच्छी नहीं है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो पर्टिकुलर जो भी आपका एक स्पेसिफिक हाइजीन होता है तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि किस तरीके से आपका खान पीन, स्वच्छता, साफ सफाई रहना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसके बाद आप देखिए कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है यहाँ से भी आपके 3-4 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज आपका क्या होता है कि वह डिजीज जो मतलब कि जिनका कम्युनिकेशन मीन संचार एक व्यक्ति से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे आप कह लीजिए एड्स हो गया, आपका टीबी हो गया, तो ये सब एक प्रकार से क्या है
आपकी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वहाँ पे हमको यहाँ पे देखिए कम्युनिकेबल डिजीज भी पढ़नी है और आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आपको पढ़ना है। तो ये भी आपका क्या है डिटेल में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे सारा आपको जितनी भी बीमारी है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल वो हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। फिर आपको यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेल्थ एजेंसीज। हेल्थ एजेंसीज जैसे आपका WHO का नाम सुना होगा आपने, यूनिसेफ का नाम सुना होगा और आपने वर्ल्ड बैंक सुना होगा, रेड क्रॉस सुना होगा। तो कुल मिला के जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो एक एजेंसी के माध्यम से वो प्रोग्राम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उन एजेंसी के बारे में भी हमको पढ़ना है, जैसे कि उस एजेंसी की स्थापना कब हुई, उनका कार्य क्या है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सारा चीज़ डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। ये यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम। अब देखिए कोई भी फील्ड हो आपका मेडिकल फील्ड, तो वहाँ से आप अगर ह्यूमन के बॉडी में आप नहीं जानते तो फिर आप किसी को क्या बताएंगे कि ये कौन सी बीमारी है या फिर कौन सी दवा है, ये सब तो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो एग्जाम पॉइंट से भी आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं और वैसे भी हर कोई अपने बॉडी के बारे में जानने की रुचि रखता है। तब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी लंबा टॉपिक है आपका। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका यहाँ पे देखिए कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो देखिए इसके पहले भी आपका एक टॉपिक आया हुआ था हेल्थ का, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हेल्थ के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं। तो वहाँ पे आपका अगर देखिए जनरली लोग कहते हैं कि अगर हेल्थ की हम डिफिनीशन पूछें तो जनरली लोग बताते हैं कि जो क्या है जो फिजिकली फिट है उन्हें क्या बोला जाता है हेल्दी बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हेल्थ की डिफिनीशन आपकी तभी एग्जैक्ट होगी जब आप क्या बताओगे फिजिकली के साथ। फिजिकल तो हेल्दी रहना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए मेंटली भी आप फिट हैं और उसके साथ साथ आपका क्या है सोशली, मतलब कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर आप हेल्दी हैं तो आप मतलब कि हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। ये डिफिनीशन आपकी हेल्थ को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ का भी आपको टॉपिक है दिया है, तो वो पढ़ना ही है पढ़ना है। फिर आपके यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब देखिए आपके कुछ ड्रग फॉर्म में है जनरली, यहाँ पे देखिए ये तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ये जनरली आपके फार्मेसी के पोर्शन में या फिर जो लोग हायर एजुकेशन करते हैं BBS वगैरह, वहाँ पे पूरी फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ाई जाती है। तो वहाँ पे सारे ड्रग जितने भी सिस्टम है हर सिस्टम का ड्रग आपको पढ़ना होता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम की ड्रग हो गई, हाइपरटेंशन की ड्रग हो गई नो, तो ये कह लीजिए आपके एपिलेप्टिक मिर्गी की ड्रग हो गई। तो कुछ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो जनरली कुछ भी ड्रग हमको यहाँ पे हमको क्या करना है पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको क्या है देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखिए ये तो जनरली एज ए अगर कोई भी मदर है तो उसको जानकारी होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अब आप लोग खुद जानते होंगे कि अगर कोई भी बच्चा है वो अगर मदर का मिल्क अगर नहीं वो पा रहा है तो वो क्या होगा एज ए उसका हेल्थ सही नहीं रहेगा, कुपोषण का शिकार रहेगा, तो उसमें तमाम बीमारियां उस बच्चे में आ सकती हैं। तो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक है प्लेसेंटा एंड फीटस। तो देखिए फीटस से क्या होता है, जब मदर की प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में फीटस ही डेवलप होता है। फीटस जब आपका क्या कहते हैं 9 मंथ का हो जाता है उसके बाद डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन को चाइल्ड बोला जाता है, बेबी नहीं होता, बेबी बोला जाता है। लेकिन फीटस जब यूट्रस में है, यूट्रस में अगर है तो वो फीटस बोला जाता है। और ये फीटस इसके थ्रू आपका भोजन पाता है मदर से, प्लेसेंटा के थ्रू ही, प्लेसेंटा के थ्रू ही तो क्या मिलता है न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपका एक टॉपिक ही पूरा है यहाँ पे प्लेसेंटा और आपका फीटस, ये आपको डिटेल में पढ़ना है।